Hello students, welcome to my channel C2 Commerce Concepts, and today we are going to start a new topic of our journal entry, that is bad debts and insolvent. We have already completed some basic journal entries in our previous videos, and I hope you will definitely understand how to make a journal entry. Okay, the first rule is that you must know about all the debit and credit rules. ओके तो आज जर्नल एंट्री में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज़ बैड डेब्ट्स एंड इंसॉल्वेंट. तो उसके एंट्री को करने से पहले हम ये समझेंगे कि बैड डेब्ट्स और इंसॉल्वेंट होते क्या हैं. मीनिंग हम बहुत बार पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता फिर भी कि बैड डेब्ट्स और इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट होता क्या है. तो बेसिकली बैड डेब्ट्स क्या होता है यह हम लोग आज समझेंगे. ओके, सो द फर्स्ट इज बैड डेब्ट्स. ओके, बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स इज द अमाउंट ओड टू द बिजनेस दैट इज रिटन ऑफ बिकॉज इट हैज बिकम इरिकवरेबल. ओके, तो हमें ये तो समझ आ गया कि ये क्या होते हैं, ये इरिकवरेबल होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में कैसे होते हैं इरिकवरेबल. बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? बैड डेब्ट्स जैसे हमको पता है कि हमको हमारे डेटर से पैसे लेने होते हैं, लेकिन जब वो डेटर हमको वो पैसे नहीं दे पाते हैं, ठीक है, या हमको पैसे नहीं दे पाते या मना कर देते हैं, तो बेसिकली तो क्या होता है, हमें वो ये क्या हो गया, हमारे लिए एक एक्सपेंस हो गया, एक लॉस हो गया. ठीक है, यानी कि वो जो प्रॉफिट था जिनको वो हमें पैसे देने थे वो क्या हुआ, वो रिकवर हुए नहीं, तो इसलिए वो क्या हो गए, इरिकवरेबल हो गए. ठीक है, तो बैड डेब्ट्स क्या होता है? बेसिकली हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है, एक लॉस होता है कि जब डेटर हमको पैसा देना चाह रहा है, जब डेटर को हमें पैसा देना होता है लेकिन वो क्या होता है, ही इज़ नॉट लायबल टू पे दैट मनी इन आवर बिजनेस, तो दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स. तो उसकी अमाउंट क्या हो जाता है, वो रिटर्न ऑफ हो जाता है और इसलिए वो क्या होता है, वो अमाउंट जो है वो रिकवर नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग बैड डेब्ट्स बोलते हैं. इंसॉल्वेंट क्या होता है? इट इज़ एन एंटरप्राइज विच इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट. यानी कि जब कोई भी इंटरप्राइज, जब हम जैसे हमने पढ़ा कि डेटर्स क्या है, वो हमको पैसा नहीं दे पा रहा है, तो इंसॉल्वेंट क्या हो गई, एक एंटरप्राइज व्हेन दे आर नॉट एबल टू पे अ मनी, वो एक ऐसी पोजीशन पे है कि वो अपने डेब्ट्स को, अपने लोन को, अपने कर्ज को क्या है, वो पे नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट पर्सन इज नोन एज इंसॉल्वेंट. यानी कि वो एंटरप्राइज या पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि इज नॉट एबल टू पे द मनी और लोन और जो भी उसका कर्ज है. तो ये होता है बैड डेब्ट्स एंड इंसॉल्वेंट. एक सॉल्वेंट भी है. सॉल्वेंट क्या है, वो जस्ट ऑपोजिट ऑफ इंसॉल्वेंट, यानी कि वो क्या है कि व्हेन एन एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट, यानी कि वो जब अपने डेब्ट्स को पे कर सकता है तो वो सॉल्वेंट होता है. तो ये होता है बैड डेब्ट्स एंड इंसॉल्वेंट. लेट्स अंडरस्टैंड द एंट्री. ओके, सो द फर्स्ट इज श्याम बिकम इंसॉल्वेंट. यानी कि क्या हुआ कि श्याम क्या है, इंसॉल्वेंट है, जो कि क्या है, वो एक ऐसी पोजीशन पे है कि वो अपने डेब्ट्स को, अपने कर्ज को पे नहीं कर सकता. A first and final compensation of 75 paise in a rupee was received from his official receiver. He owed a debt of, यानी कि उसको कितना पे करना है, यानी कि उसके ऊपर कितना कर्ज है, उसके ऊपर कितना ओ है, उसको ऊपर 50,000 का. ओके, चलिए तो एंट्री कैसे बनेगी ये देखिए. तो इसकी एंट्री होती है, फर्स्ट लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट. अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था कि बैड डेब्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, ठीक है, अच्छा ऐसे समझते, रुकिए. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बैड डेब्ट्स हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, लॉस होते हैं, और वो क्या होता है, एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है, श्याम को. ठीक है, तो टू श्याम. कितना था, 50,000 ही हैज़ टू पे. उसको कितना लोन है उसके ऊपर, 50,000 का. ठीक है, अब उसने क्या बोला कि फर्स्ट एंड फाइनल कंपनसेशन 75 पैसे इन अ रूपी वॉज रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर. ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया उसका, 75 पैसा इन अ रूपी. तो इसको हम लोग ओके, तो 50,000 का हो गया हमारा कैश. अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा बैड डेब्ट्स था, तो बैड डेब्ट्स हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी 75 था, 50,000 रुपीज़ थे, 75 पैसे है, इसको रुपी में करना है, तो क्या करेंगे, 75 इंटू 5 37. ओके, तो यानी कि उसके पास 37,500 रुपीज़ का क्या है उसके पास,
उसके पास कैश आया, इसमें हम लोग एक और लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि उसको कितना देना था, और इसको हम बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हैं, ठीक है, दैट इज 37,500। और इसमें बैड डेब्ट्स में कितना हो गया, 50 में से अगर हम 37 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 5 एंड 12,500, ठीक है। तो देखिए क्या एंट्री थी, कैश बैड डेब्ट्स हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं, श्याम को देना था, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम कितने का था, 50,000 का था, जिसमें उसने क्या कंपनसेशन किया है कि 75 पैसा इन रुपी उसको रिसीव हुआ है, तो डेबिट में जाएगा, ठीक है, डेबिट में जाएगा तो किस में जाएगा, कैश में जाएगा, क्योंकि बैड डेब्ट्स तो हमारा का अलग अमाउंट है, हमारे को कितने का लॉस हुआ वो हम अलग दिखाएंगे। तो उसने कितने रुपीज रिसीव किए, 75 इज इन रुपी, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹37,500, और हमें लॉस कितना का हुआ, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, दैट इज 12,500। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट एंट्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि ये कब का है, लास्ट ईयर का है, ओके। रिसीव्ड कैश कितने का है, 25,000। अब आपने क्या किया है, क्या रिसीव किया है, कैश रिसीव किया है, तो यानी कि रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब क्या है, ये बैड डेब्ट्स किसके थे, लास्ट ईयर के थे, रिटर्न ऑफ हो गए, तो यानी कि वो क्या हो गए, अब रिकवर हो गए वो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कितने का हुआ, 25,000, बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है। इसमें नरेशन लिखना मत भूलिएगा, इसमें नरेशन लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे पूछते हैं मैम बीइंग लिखना ज़रूरी है क्या, ठीक है, क्योंकि जो डीके गोयल है उसमें नरेशन में बीइंग नहीं लिखा होता है, टीएस गरेवाल में बीइंग लिखा होता है, तो वैसे आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा, क्योंकि मोस्टली जो लोग चेक करते हैं वो बीइंग ज़रूर प्रेफर करते हैं, कॉपीज जब आप लोग की चेक करते हैं तो बीइंग लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप किसी चीज़ को नरेट कर रहे हो, उसका नरेशन बता रहे हो, तो बीइंग लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ओके, हमारी फर्स्ट सेकेंड एंट्री भी हो गई। नाउ नेक्स्ट इज रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, ड्यू टू अभी तक नहीं दिया है, ठीक है, तो रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड कितना है, 40,000, तो क्या हो जाएगा, रेंट, कैश तो आएगा नहीं, रेंट अकाउंट डेबिट टू, अभी देना है तो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना था, 40,000। I think this is very simple and very clear. Okay, next is depreciation on office furniture. अब ये देखिए डेप्रिसिएशन लगा है किस पे, ऑफिस फर्नीचर पे लगा हुआ है, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगा है यानी कि एक्सपेंस हो गया, तो क्या लिखेंगे, एक्सपेंस आर डेबिटेड, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस फर्नीचर, कितने का था, 5,000 का, ओके। सो आई थिंक दिस एंट्री इज ऑल्सो वेरी क्लियर। नेक्स्ट सैलरीज ड्यू टू स्टाफ, अब ये देखिए सैलरी, अब हम लोग सोचेंगे सैलरी तो हमें मिलती है, हमने रिसीव करी तो डेबिट हो गया, नहीं, अब से ये देखिए सैलरी ड्यू टू स्टाफ, यानी कि सैलरी अभी तक मिली नहीं है, किसको नहीं मिली है, स्टाफ को नहीं मिली है, यानी कि आप एम्प्लॉय को आप किसी को सैलरी दे रहे हो, तो आपके लिए क्या हो जाता है, आपके लिए वो एक एक्सपेंस हो जाता है, इट्स ए नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो सैलरी ड्यू टू स्टाफ मीन्स कि दैट यू आर पेइंग सैलरी, यू आर पेइंग कैश टू द एम्प्लॉयज एंड दिस इज फॉर एक्सपेंस फॉर यू, द पर्सन हु इज पेइंग अ सैलरी। तो सैलरी क्या है, अभी तक पे है, अभी तक येट नॉट टू बी पेड, ड्यू मतलब क्या होगा कि अभी तक उसको पे नहीं किया गया है, किसको नहीं किया गया है, स्टाफ को नहीं किया गया है, ओके। तो सैलरी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट
डेबिट, जिस तरीके से हमने रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड किया था यानी कि वो अभी तक पे नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड द अमाउंट इज 50,000। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है आपको, पेड इनकम टैक्स, यू आर पेइंग इनकम टैक्स। ये हम एंट्री पहले भी कर चुके हैं एक बार कि आप क्या कर रहे हो, इनकम टैक्स पे कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा, इनकम, आप यू आर पेइंग इनकम टैक्स, तो दैट इज इनकम टैक्स अकाउंट, डेबिट टू कैश। ठीक है, तो पेड इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और कितना हो जाएगा, 1,50,000। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट लिखा है रिसीव्ड कमीशन 25,000 रुपीज़, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। ठीक है, आपने क्या किया, कमीशन रिसीव किया है, तो पहले जो रिसीव किया है हम वो लिख लें, हमने क्या रिसीव किया है, कमीशन रिसीव किया है, और रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन, किसमें रिसीव किया है, इन एडवांस। कितना किया है, हाफ ऑफ विच, 25,000 का हाफ कितना हुआ, 12,500। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 12,500। लेकिन इसमें एक एंट्री और आएगी, किसकी, रिसीव्ड कमीशन 25,000 हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। ओके, इसमें देखिए दो चीज़ें, एक है रिसीव कमीशन क्या है 25,000 का, और एक क्या है कि एडवांस में हमने पे किया। तो जो एडवांस की थी वो तो हमने सैलरी, हमने एंट्री बना दी। अब इसमें दूसरी एंट्री कौन सी आएगी, तो ये जी की जो है फर्स्ट एंट्री है, जी की जो दूसरी एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, बैंक, सॉरी बैंक नहीं होगा, कमीशन है ना, हाँ सॉरी, बैंक और कैश दोनों ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, बैंक और ये कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, क्योंकि एक तो आप क्या है, एक कमीशन आप हाफ में रिसीव कर रहे हो, और एक में क्या है, आप उस 25,000 का कमीशन दे रहे हो, यानी कि आपके लिए क्या हो गया, वो लॉस हो गया। तो क्या दे रहे थे आप, कैश दे रहे थे, आपके लिए कैश क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, 12,000, इसमें भी क्या आ जाएगा, सेम अमाउंट आ जाए, सॉरी, तो आपने कितने का कमीशन उसको दिया, 25,000 का। ओके, सो हेयर आर ऑल द एंट्रीज। आई होप कि आपको बैड डेब्ट्स और इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एंट्रीज ज़रूर आती है एग्जाम्स में, एक या दो एंट्री आपको इससे ज़रूर मिलेगी बैड डेब्ट, रिटर्न ऑफ एंड इंसॉल्वेंट की। तो आई होप कि आपको ये एंट्रीज़ का सेशन ज़रूर समझ आया होगा, आपको डाउट्स के आपके क्लियर हुए होंगे। एंड इन केस अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।